Hello students, I, Himani Joshi, welcomes you all to the Arpita Sharma classes. In this class, we are going to cover up modern Indian history for our upcoming UPSC CSE preliminary examination. Let's move ahead with this. Before starting our class, here are a few courses started by Arpita ma'am on Unacademy Plus, Art and Culture Crash Course, and Revising Current Affairs through MCQ. You may use referral code Sharma20 to avail 10% of discount. Well, let's get started with our class. हमारी आज का क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर यानी कि मुगल सल्तनत किस कारण से गिरना शुरू हुई थी एंड ये सारे रूलर्स वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर. अगर हम बात करें रूट कॉज की तो जो मुगल सल्तनत का एक ठहराव था, उनकी जो ग्लोरी, उनका वो पावर, वो धीरे धीरे स्लो होने लगा जब से औरंगजेब रूलर वो रूल करने पे. बिकॉज औरंगजेब की कई ऐसी पॉलिसीज थी बिकॉज ऑफ विच डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिगन. एंड ये सारे जो रूलर्स है, आपको इनके ईयर के साथ साथ इनकी ने उन्हें जो भी किया था कि भैया मुगल सल्तनत को वापस से हम एक रिच ग्लोरी पे ला सके, दैट ऑल यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, नाउ व्हाट आई सजेस्ट यू दैट चीज़ों को याद रखने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि उसे रिपीटेडली आप रिवाइज करते जाइए. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, and then every now and then when you see this you will remember. अब हिस्ट्री को सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है कि हमें हिस्ट्री में जानना पड़ेगा. सो लेट्स हैव आवर टाइम ट्रैवल टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. नाउ एडवांटेज ऑफ ब्रिटिश, अब मुगल सल्तनत जब से उसका डाउनफॉल शुरू हुआ था सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को. ठीक है, 18 सेंचुरी के ही फर्स्ट हाफ में इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था मुगल सल्तनत का. एंड बाय द एंड यानी कि 1803 में ब्रिटिशर्स ने इसे पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था. एंड द रूट कॉज वाज औरंगजेब. rather it would be wrong to say that the root cause was Aurangzeb. It was his policies that made the downfall of Mughal empire. So about Aurangzeb, let's learn in a very basic and in a brief manner. See, तीन चीजों के कारण इनका शुरू हुआ था. पहले तो इन्होंने जजिया यानी कि टैक्स सिस्टम शुरू कर दिया था अगेंस्ट नॉन मुस्लिम कि भैया जो नॉन मुस्लिम्स है दे हैव टू पे द टैक्स. एंड देन हिंदू पिलग्रिम्स एंड टेम्पल्स को भी उन्होंने तोड़ दिया था. एंड उनका एक हिंदू की तरफ रिलीजियस इंटॉलरेंस था, बिकॉज ऑफ विच द हेट्रेड अमंग द पीपल फॉर औरंगजेब started. And that's how the decline of Mughal empire began. Now next comes Bahadur Shah Zafar. Let's learn about Bahadur Shah 1. बहादुर शाह वन जो थे वो चाहते थे कि वो मारवाड़ और अंबर दोनों रीजन्स पे अपना कंट्रोल अच्छे से ले आए, क्योंकि उन्हें लगता था. उन्होंने क्या किया, उन्होंने मारवाड़ और अंबर जैसी एरिया पे अपना कंट्रोल. उन्होंने मारवाड़ और अंबर जैसी एरिया पे अपना कंट्रोल लाना ज़रूरी समझा. बट ये सारी चीज़ें इट वेंट इनटू द फेन, मतलब इनका कोई यूज़ नहीं था. इन रिटर्न इन्हें मारवाड़ और एम्बर से कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुए, बल्कि ये चाहते थे कि इनके कंट्रोल में मालवा और गुजरात जैसी एरिया भी आ जाए, जो कि नहीं आई. सो दैट्स हाउ द थिंग वेंट इन वेन. नेक्स्ट का मराठास, ये इनकी राजपूत रूलर्स की बात थी. रिमेंबर द अंबर राजा was जय सिंह, whereas राजा फॉर मारवाड़ was अजित सिंह. अब उन्होंने मराठास को क्या किया, सरदेश मुखी दी बट चौथ नहीं दिया. अब सरदेश मुखी और चौथ क्या होता है, इट्स माई मिस्टेक, सरदेश मुखी नहीं, इट्स गोइंग टू बी सरदेश मुख. ओके, सरदेश मुख आएगा, सरदेश मुखी नहीं. चौथ मतलब सी, आपके पास एक लैंड है जिसमें एनुअली आपका अप्रोक्सली 100 kg ऑफ वीट या कुछ भी फसल वहां पे ग्रो हो रही है. ठीक है, तो चौथ मतलब एक चौथाई हिस्सा.
100 का एक चौथाई हिस्सा होगा 25%। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यानी कि बहादुर शाह ने चौथ तो ग्रांट कर दी मराठास को। और ये चौथ कहाँ से ले सकते थे मराठास? डेक्कन एरिया से। अब ये जो चौथ है 25%, उसका 10% सरदेशमुख को जाएगा। सरदेशमुख का मतलब, इसको हम ध्यान से समझे तो सरदेश मतलब पूरे वो लैंड का ओनर, पूरे लैंड के मुखिया जी यानी कि चीफ को हम सरदेशमुख कहते हैं। चौथ का 1/4 हिस्सा, दैट्स चौथ, इसका 10% जाएगा सरदेशमुखी को यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 kg। अब देखा जाए तो सरदेशमुखी के पास कंट्रोल बहुत ही ज्यादा कम है। कंट्रोल इन द सेंस मीन्स यहाँ से जो टैक्स आ रहा है उस पर कंट्रोल बहुत कम है, बट इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूलर है उस जगह के। तो बहादुर शाह ने डेक्कन एरिया की सरदेश मुक्तों ने दे दी, पर चौथ उन्हें कलेक्ट करने का राइट्स नहीं दिया, जिसके कारण मराठास कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थे। उन्होंने सिख के साथ भी पीस मेंटेन रखने की शुरुआत करी। उन्होंने हाई मनसब दिया। मनसब का मतलब होता है रैंक, एंड ये जो रैंक का सिस्टम है वो हमारे रूलर अकबर के रैंक से चलता हुआ आ रहा है। जितना ज्यादा हाई मनसब उतनी ज्यादा आपको प्रायोरिटीज मिलेगी। ठीक है, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को ये मनसब दिया। अब गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद तब तक ठीक है, जब तक वो थे तब तक सिख एंड इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बार उनकी डेथ के बाद क्या किया बंदा बहादुर ने, who was from Sikh, he him revolted against Bahadur Shah, and then he took the help, who Bahadur Shah, he took the help of Chatrasal and Jat chief of Churaman, और उन्होंने लोहागढ़ को कैप्चर किया। अब ये जो लोहागढ़ फोर्ट है ना, ये अंबाला में लोकेटेड है, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अंबाला एंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय। और ये लोहागढ़ फोर्ट जो है ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया था। But Sikhs couldn't be crushed and they got the fort again in 1712। 1712 में बहादुर शाह की डेथ के बाद फिर से एक बार सिविल वॉर शुरू हो जाती है। सिविल वॉर मतलब घर में ही आपस में युद्ध। आपको पता है मुगल सल्तनत औरंगजेब से सभी आपस में लड़ते हुए आ रहे हैं कि कौन रूलर बनेगा। नेक्स्ट कम जहांदर शाह। अब जहांदर शाह की पूरी विक्ट्री का क्रेडिट जाता है दिस मास्टरमाइंड जुल्फिकर खान। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, जहांदर शाह की। अब बहादुर शाह के बाद आए थे ये जहांदर शाह। ठीक है, जहांदर शाह जो थे वो बड़े ही डिवोटेड टू प्लेजर काइंड ऑफ रूलर थे, जिनका मकसद एक ही था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लेजर एंजॉय करना है। उनका कोई लेना देना नहीं था हाउ द मुगल एम्पायर इज गोइंग और हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन इट। नहीं, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके वजीर जुल्फिकर खान को दे दी थी, जो बहुत ही ज्यादा नोबल माने जाते थे। सबसे पहले उन्होंने जजिया को एबॉलिश किया, जो नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था उसे बंद किया। फिर जो अंबर का रीजन, अगर आपको याद होगा कि बहादुर शाह ने इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बट उनसे वो एफर्ट्स हुए नहीं। तो जुल्फिकर खान ने क्या किया, उन्होंने अंबर के रूलर यानी कि जय सिंह को टाइटल दे दिया मिर्जा का, और राजा सवाई को वहां का मालवा, मालवा इट्स अ रीजन इन राजस्थान, उसका गवर्नर अपॉइंट कर दिया। अजित सिंह ऑफ मारवाड़, आपको याद है तो राजस्थान में दो रीजन्स आते हैं, मारवाड़ एंड मेवाड़। मारवाड़ इट्स बेसिकली रिगार्डिंग जोधपुर साइड, जोधपुर जयपुर साइड आप जाते हो उसे मारवाड़ कहते हैं, जबकि मेवाड़ी रीजन जो उदयपुर साइड से शुरू हो जाता है। अजित सिंह ऑफ मारवाड़ को उन्होंने ये टाइटल दिया महाराजा का, और उन्हें गुजरात का गवर्नमेंट भी बनाया, गवर्नर भी बनाया गया था। मराठास को चौथ और सरदेशमुख कलेक्ट करने की राइट्स दे दी, बट कंडीशंस पे। अब इनकी कंडीशन बहुत ही सिंपल थी। इनकी कंडीशन ये थी कि रेवेन्यू जो यानी कि चौथ जो है वो कोई मुगल ऑफिशियल कलेक्ट करेगा, उसके बाद ये मुगल ऑफिशियल जाके देगा किसी मराठा ऑफिशियल को। उन्होंने फिर पीस बनाए रखी चूरामन जट्स एंड चीफ के साथ ऑफ बुंदेल्स। और दूसरा, उन्होंने रेवेन्यू फार्मिंग के थ्रू अपना फाइनेंस इंप्रूव करने की कोशिश की। रेवेन्यू फार्मिंग मतलब क्या होता है कि आप इसमें मिडिल मैन, फार्मर, पीसेंट, इनसे आप एक फिक्स्ड अमाउंट कहते हैं कि आपको ये फिक्स्ड अमाउंट हर महीने गवर्नमेंट को देना ही है।
उसे कहते हैं रेवेन्यू फार्मिंग। सो उससे आपका अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है आपकी डायनेस्टी के लिए। जो दो रीजन्स ऐसे थे और टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, बांडा एंड सिक्स, जिनसे इन्होंने अपना कॉर्डियल रिलेशंस इंप्रूव नहीं किए थे। और ये सारे रिलेशंस जो है वो जुल्फिकर खान ने इंप्रूव किए थे। जहांगीर शाह वाज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट दिस। उसके बाद जहांगीर शाह का रूल और राइन सिर्फ 1 साल तक ही था। उनको आगरा में उन्हीं की नेफ्यू फारूक सैयद ने हरा दिया था। ओके, एंड फारूक सैयद की विक्ट्री का पूरा क्रेडिट जाता है सैयद ब्रदर्स, दैट इज अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। इन्हें इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर्स भी कहा जाता है, सैयद ब्रदर्स को। ठीक है। अब फारूक जो है वो एक इम्पोर्टेंट रूलर है। इम्पोर्टेंट मतलब जिसमें बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं था रूल करने के लिए। अब सैयद ब्रदर्स दे वो मास्टरमाइंड ऑन टू इट। जैसे ही इन्हें पता पड़ा दैट फारूक इट्स नॉट एबल टू रूल, उन्होंने अपना पावर धीरे धीरे हर स्टेट्स में बताना शुरू कर दिया। ठीक है। फारूक को जैसे ही इनके बारे में पता पड़ा, वो उसे फ्री हैंड जरा सा भी नहीं देता था। उन्हें हर एक चीज पे रिस्ट्रिक्शंस डाल देता था फारूक उन पे। तो क्या किया सैयद ब्रदर ने, उसे किल कर दिया इन द ईयर 1719, मतलब 1713 में ये आए थे रूल पे और उसके बाद उन्हें किल कर दिया। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद शाह को एम्परर बनाया था। अब इसमें हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स जो सैयद ब्रदर्स ने किए थे, पहला तो रिलीजियन टॉलरेंस। ठीक है। उन्होंने फिर अलायंस बनाना शुरू कर दिया राजपूत मराठा जट्स के साथ। जिजिया को एबॉलिश कर दिया। पिलग्रिम टैक्स को भी एबॉलिश कर दिया। अब ये जो शाहूजी भोसले, ये जो शाहूजी महाराज थे, उनको मुगल्स ने अपनी हिरासत में रखा था, प्रिजन में रखा था। इन्होंने उसे भी स्वराज दे दिया। अब जैसे ही इन्होंने शाहूजी महाराज को स्वराज दिया, तो शाहूजी महाराज ने क्या इनसे एक प्रॉमिस किया, और वो प्रॉमिस ये था कि शाहूजी महाराज के कम से कम 15,000 सैनिक, रिमेम्बर 15 के सैनिक डेकान पे खड़े होंगे इनकी रक्षा के लिए। ये शाहूजी महाराज का इनको वचन था। ठीक है। नेक्स्ट कम मराठास को उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने की पूरी आजादी दे दी। अब तक आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जुल्फिकर खान ने सरदेश मुखी और चौथ दोनों कलेक्ट करने की राइट दी थी मराठास को। बट कंडीशन ये डाली थी उसमें कि वो कोई मुगल ऑफिशियल कलेक्ट करेगा फिर मराठास को देगा। इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के ये कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ मराठास कलेक्ट करेंगे, लेकिन ओनली फ्रॉम 6 प्रोविंस ऑफ डेकान। इतने अच्छे रिलेशन बनाने के बावजूद भी सैयद ब्रदर्स वर एट थ्रेट। ओके, और इनको थ्रेट देने वाला और कोई नहीं, अनदर नोबल पर्सन लाइक जुल्फिकर खान वाज निजाम उल मुल्क। ठीक है। अब क्या हुआ था कि बहुत अच्छे ग्रुप, नोबल्स का एक ग्रुप था जिसको निजाम उल मुल्क और मोहम्मद आमिन खान लेड कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने इसके अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी शुरू की। कॉन्स्पायरेसी मतलब साजिश रचना शुरू की। किसके अगेंस्ट? सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट। ठीक है। जिससे एक ग्रुप बना। द नेम ऑफ दैट ग्रुप वाज एंटी सैयद। ओके, and this group was being led under the leadership of Emperor Muhammad Shah. Remember, Nizam ul Mulk and Muhammad Amin Khan ने कॉन्स्पायरेसी रची अपनी अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स, और उसके अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया एंटी सैयद ब्रदर, जिसको लेड कर रहे थे एम्परर मोहम्मद शाह। अब जो औरंगजेब के फॉलोवर्स थे ना, उनको सैयद ब्रदर की ये जो अलायंसेस वाली पॉलिसी थी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके कारण ये जो एंटी सैयद ग्रुप का जो एंटी सैयद ब्रदर्स का जो ग्रुप था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एंड एम्परर मोहम्मद शाह इसलिए लेड कर रहे थे इसे क्योंकि वो खुद चाहते थे कि वो इन भाइयों की हिरासत से फ्री हो। दो सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह को एम्परर बना दिया था, बट वो पूरा के पूरे उनके पपेट थे। फारूक सैयद भी उनके पपेट थे, एंड सो मोहम्मद शाह एज वेल। अपेरेंटली मोहम्मद शाह खुद फ्री होना चाहते थे, सो उन्होंने इसके अगेंस्ट ग्रुप बनाया, एंड देन he was able to succeed. He was able to kill Hussein Ali Khan and Abdullah Khan
in Agra. Now let's learn about Muhammad Shah. Now Muhammad Shah की जो राइम थी, रूलिंग, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशल स्टेज पे थे, बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट एंड फाइनल टाइम टू सेव द ग्लोरी एंड पावर ऑफ मुगल एम्पायर. अगर अभी नहीं तो कभी नहीं. इट वॉज लाइक डू एंड डाई सिचुएशन. बट as like Farooq Sayyar and various other rulers, later Mughal and rulers after Aurangzeb, इनका भी weak minded था, okay, and he was not at all aware as to what we are supposed to do as an administrative work for this empire. इनके पास सारे नेगेटिव होने के बाद एक पॉइंट ये था कि इनके पास जो इनका वजीर है निजामुल मुल्क, ही वॉज फार मोर केपेबल, बट ये निजाम की बात नहीं सुनते थे. Rather, he was influenced under the corrupt workers. Okay, and then what Nizam al Mulk did, he left the empire and उन्होंने हैदराबाद की खोज की डेकान में. अब जब ये सब हो रहा था ना, तब एक नए खिलाड़ी आते हैं इस दौर में जिनका नाम है नादिर शाह. नादिर शाह वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड कहते हैं ना छुपा रुस्तम खिलाड़ी है हमारे मुगल एम्पायर का. इन्होंने क्या किया, ये प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया से आए. अब आपको पता है जो नॉर्दर्न इंडिया के जो ये इंडिया की टेरिटरी, ठीक है, इसके बाहर जो प्लेन्स आते हैं वो ओपन है. एंड ही वाज द रूलर ऑफ पर्शिया. अब इनको क्या आने के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, वो था वेल्थ. ही वाज astonished or he was fascinated when he saw that Delhi has got this much of rich wealth, that to India. इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. तो नादिर शाह जो पर्शिया के रूलर थे, और वो पर्शिया में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने लगे थे, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स में हो, चाहे वो इकोनॉमिक मैटर में हो. तो उनका सॉल्यूशन एक ही था, दैट दे हैव टू हैव सफिशिएंट कैश इन देयर हैंड, तो ही हो पाएगा, वरना नहीं. व्हाट हैपेंड, नादिर शाह को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्ट की थी वो थी इंडिया की वेल्थ. एंड वो एंटर कर रहे थे फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. बेसिकली वो पंजाब के थ्रू एंटर हुए थे. अब जैसे ही वो, ही इज नादिर शाह, ओके, एंड जैसे ही वो एंटर हुए थे ना, उनको कोई ज़्यादा अपोजिशंस नहीं मिले. उन्होंने सीधा अटैक किया मुगल आर्मी पे. एंड दे हैड अ फाइट एट कर्नाल on 13th Feb 1739, where Mughal army was defeated. Now Nadir Shah, what did he took away? Kohinoor diamond and that the Shahjahan throne, which was jewel studded peacock. Apparently वो अपने साथ 70 करोड़ लेके गए. एक टाइम ऐसा था औरंगजेब और बहादुर शाह वन के टाइम, जब लॉस ऑफ 13 करोड़ दे बेर, उसके 13 करोड़ का उस समय लॉस उन्होंने बेर किया था. उसके बाद से धीरे धीरे जब ट्रेजर इम्प्रूव हुआ, एट दैट टाइम नादिर शाह केम एंड वो 70 करोड़ लेके गए अलॉन्ग विद दिस थिंग. और ये जो 70 करोड़ थे, ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थे पर्शियन पीपल को डेप्ट से निकालने के लिए. यही नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद शाह के साथ एक ट्रीटी बनाई, अलायंस साइन की. उन्होंने कहा कि ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, इंडस रिवर फ्री हो रही है, फ्लो हो रही है, ये उसके वेस्ट पोर्शन का है. तो आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले ये पूरा इंडिया में आता था, ठीक है. इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मोहम्मद शाह को कि तुम हमें वेस्ट ऑफ इंडस में जो जो रीजन्स आ रहे हैं वो दे दो. मोहम्मद शाह ने उन्हें दे दिया. अब ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था कि इंडिया की बाउंड्रीज नॉर्थ वेस्ट से खुल चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेडर्स आने की कगार पे थे. उसके बाद और एम्पायर को डेवास्टेट बनाने के लिए आए अहमद शाह अब्दाली. अब अहमद शाह अब्दाली जो थे वो नादिर शाह के आर्मी के जनरल थे, ठीक है. उन्होंने रिपीटेडली नॉर्दर्न इंडिया, स्पेसिफिकली मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात करूँ तो उन्होंने जिस पे अटैक किया था वो था दिल्ली, नॉर्दर्न इंडिया पे भी. बट वो कहीं पे भी अपना अफगान किंगडम नहीं बना पाए. In 1761 he fought with Marathas in the third battle of Panipat.
लास्ट रूलर दैट केम टू द थ्रोन वाज शाह आलम. इनसे पहले भी कई रूलर्स आए थे, बट confining it to the use of brilliance, they are not as important as it. Okay, so शाह आलम जो थे वो उनको थ्रोन मिला था 1759 में. शाह आलम को पता था कि वो केपेबल किंग है, बट उन्हें एक अच्छा सा सपोर्ट चाहिए. इनिशियली वो अपने एम्पायर में यहाँ वहाँ घूमते थे. ही वॉज नॉट स्टेबल टू वन प्लेस. धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर कासिम सिराजुद्दौला को ज्वाइन कर दिया इन बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर का एंड रिजल्ट आप सबको पता है, इन विच द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वन. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मोहम्मद शाह को अपने साथ हिरासत में रख लिया. ठीक है. फिर अब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब सब क्लियर है, मुगल सल्तनत है, मराठास, राजपूत, एवरीथिंग आर नाउ एट देयर कंट्रोल. सो दे ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1803, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. And from 1803 till 1857, when the Mughal dynasty was finally extinguished, Mughal emperor they served as political front of English. सिर्फ ऊपर ऊपर के काम ये लोग देखते थे, जो इनकी ग्लोरी, उनका पावर सब लॉस में गया. एंड व्हाट वर द कॉजेस? औरंगजेब पॉलिसी. उसके बाद हमने सक्सेसेस देखे औरंगजेब की कैसे थे. एम्प्टी ट्रेजर, all of the treasure were bent into the vein behind the pleasures of king. Inventions, कभी नादिर शाह, कभी निजामुल मुल्क, कभी अहमद शाह अब्दाली आते इन्वेंट करते गए, टेरिटरीज कॉन्कर करते गए, एम्पायर की साइज कम होती गई, एंड रीजनल पावर्स में बहुत ज़्यादा इन्हें challenges आने लगे. So I hope so you enjoyed today's class, and that's all was for today. Till then, it's me, Himani Joshi, signing off. Hope so you are utilizing your days constructively. Be prepared, be safe, and all the best.